हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी में हम लोग एक लेक्चर में क्लाइमेटोलॉजी के कई सारे कंसेप्ट देख चुके हैं। इसमें आगे और भी कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल जो होता है वो सब। बात करें अब आज के लेक्चर में साइक्लोन्स के बारे में या एंटी साइक्लोन्स के बारे में। यदि मैं आपसे डिफरेंस पूछूं कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में डिफरेंस आपको पता हो तो इसके लिए पहले आपको प्रेशर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रेशर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कहीं पर भी प्रेशर एक जैसा नहीं होता, कहीं पर हाई प्रेशर होगा, कहीं पर लो प्रेशर होगा। तो उसी के बेसिस पे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का कंसेप्ट निकल कर आता है। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है हाई प्रेशर एरिया या पॉइंट, एंड साइक्लोन का मीनिंग हुआ लो प्रेशर एरिया या पॉइंट। किसी भी हेमिस्फीयर में या पूरे ग्लोब में कहीं पर हाई प्रेशर होगा, कहीं पर लो प्रेशर होगा। जहां पर हाई प्रेशर एरिया होता है, आसपास के कंपैरिजन में यदि पूरे इस ग्लोब में यदि ये पॉइंट है, यहाँ पर आसपास के कंपैरिजन में जो प्रेशर है ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन कंडीशंस जनरेट होगी। जबकि दूसरी जगह यदि आसपास के कंपैरिजन में यदि इस पूरे रूम में अभी इस जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर प्रेशर सबसे कम है, तो इसको बोलेंगे लो प्रेशर सेंटर। और पूरा ये जो इलाका है या फिर जो थोड़ा बहुत इलाका है तो लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर सेंटर। तो इस एज कम्पेयर टू नियर बाय एरिया, तो ये क्या हो गया आपका लो प्रेशर। तो इस तरीके से ग्लोब में पूरे के पूरे ग्लोब में आपके यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी फिक्स नहीं है कि कहाँ पर हाई प्रेशर होगा, कहीं पर लो प्रेशर होगा। हाँ, बेल्ट्स में फिक्स है, लेकिन बेल्ट के हिसाब से आप अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। मतलब यूँ नहीं होगा कि यहाँ से इक्वेटर से इधर चले तो केवल लो प्रेशर आएगा या हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग वेरियस फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट्स और कई सारे, जिनके वजह से ये इफेक्ट करता है। बात करें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, प्रेशर की बात करें, सबसे पहले बात करें प्रेशर की, तो साइक्लोन में देखने को मिलता है आपका लो प्रेशर और एंटी साइक्लोन में आपका हाई प्रेशर। इसी तरीके से बात करें विंड डायरेक्शन की, इस साइक्लोन या एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर से विंड निकलेगा, हवाएं निकलेगी, विंड के जनरेट होगी एंटी साइक्लोन से, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जनरेट होती है। तो नो डाउट ये तो कंफर्म है कि एंटी साइक्लोन से विंड का ओरिजिन होगा, जो कि साइक्लोनिक पॉइंट जहां पर साइक्लोन कंडीशन होगी वहां तक ये विंड जाएगी। लेकिन जो हाई प्रेशर पॉइंट यानी एंटी साइक्लोन पॉइंट से जो विंड निकलेगी, क्या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट होगी या फिर ये रोटेट होगी। तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो विंड का डायरेक्शन है वो अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में अलग होगा। जो एंटी साइक्लोन से जो विंड निकलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो यदि आपका ये ग्लोब हो गया, इस ग्लोब में ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर से यदि ये आपका हो गया हाई प्रेशर पॉइंट यानी एंटी साइक्लोन, तो इस एंटी साइक्लोन पॉइंट से या हाई प्रेशर पॉइंट से जो विंड निकलेगी वो कोरियोलिस फोर्स के वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हुए निकलेगी, और ये है आपका लो प्रेशर। तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हुए निकलेगी, ठीक है। और जब ये इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये लो प्रेशर पॉइंट की तरफ से आएगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ एंटर करेगी। अगेन रीजन वही है सेम, कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पर बात करें तो साइक्लोन में डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज और जबकि क्लॉकवाइज यहाँ पर। इसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स हो जाएगा, एंटी साइक्लोन से जो विंड निकलेगी वो आपकी निकलेगी, यदि आपका एंटी साइक्लोन है मतलब हाई प्रेशर पॉइंट है, तो हाई प्रेशर से जो विंड्स निकलेगी अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से निकलेगी, और जो लो प्रेशर की तरफ आएगी तो लो प्रेशर में जो एंट्री करेगी वो आपके एंटर करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। यदि ये हाई प्रेशर है और ये आपका लो प्रेशर है अगेन, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड निकलेगी और आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटर करेगी। ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाएगी, जब आप इसको भरोगे तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में भी, एंटी साइक्लोन के बारे में तो इतना ही पढ़ना था, लेकिन साइक्लोन को और डिटेल में आपको पढ़ना होगा। साइक्लोन उनकी जोग्राफिकल ओरिजिन के बेसिस पे दो पार्ट तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि आपको ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलेंगे, या ट्रॉपिका ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिका ऑफ कैंसर के बीच में देखने को मिलते हैं, या यूँ बोलें बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ ये देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिन्हें मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोला जाता है, या इनको एक और फेमस नाम है वो है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन मतलब जो कि आपको मिड लैटिट्यूड एरिया में देखने को मिलेंगे, यानी 30 डिग्री नॉर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में और 30 डिग्री साउथ के साउदर्न हेमिस्फीयर में, उससे भी नीचे की साइड मिड लैटिट्यूड, लगभग 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के आसपास ये देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कल लास्ट लेक्चर में सब ट्रॉपिकल रीजन बोल रहे थे। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिका ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिका ऑफ कैंसर के बीच में देखने को मिलते हैं, बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनके बनने के लिए जो कंडीशंस फिक्स है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बन जाएंगे, इनका फिक्स है। ये कहाँ पर बनेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी इट इज़ ए लो प्रेशर एरिया। अगेन साइक्लोन है तो लो प्रेशर एरिया तो होगा ही होगा, चाहे वो ट्रॉपिकल हो या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो, तो ये लो प्रेशर एरिया है। अब ये लो प्रेशर एरिया या ट्रॉपिकल साइक्लोन कंडीशंस क्या क्या होती है, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या होगी, तो ये बात करें कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन क्या क्या होगी, लार्ज सी सरफेस विथ 27 डिग्री सेल्सियस एंड मोर टेम्परेचर। केवल सी सरफेस पे ये बनेगा, लैंड एरिया में, कॉन्टिनेंटल एरिया में ये नहीं बनेगा। ओशनिक एरिया में जहाँ पर सी सरफेस होगी, और सी सरफेस में भी कहाँ पर, यहाँ पर 27 डिग्री या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर होगा। नो डाउट ट्रॉपिकल रीजन है, इस ट्रॉपिकल रीजन में 27 डिग्री वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अब देखो, एक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा इस पूरे ग्लोब में, तो ट्रॉपिकल एरिया ये हो गया आपका इक्वेटर। यदि आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया आपका 30 डिग्री साउथ। तो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये साइक्लोन, तो ये पूरा इलाका जो हो गया आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोन एरिया हो गया। इस पूरे इलाके में कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन इक्वेटर पे नहीं रहता। तो इक्वेटर पे यदि कोरियोलिस फोर्स, भाई सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे, तो सबसे ज़्यादा साइक्लोन भी यहाँ पर बनने चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो 0 होता है। एट इक्वेटर वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू 0, इस पे 0 होता है। तो नो डाउट 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे, लेकिन एक्सेप्ट इक्वेटर। इक्वेटर पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। भाई अपर डाइवर्जेंस का मतलब हो गया
यदि ये आपकी सरफेस है, सी सरफेस है, तो इस सरफेस पे यहाँ पर तो लो प्रेशर है, यहाँ पर तो विंड आएगी, तो विंड आकर कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा तो नो डाउट क्या होएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर विंड का डाइवर्जेंस होगा। तो नो डाउट यदि सरफेस पे लो प्रेशर है तो अपर एटमॉस्फेरिक सब सरफेस एरिया पर आपका हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होगा तो अपर डाइवर्जेंस तो होगा ही सही। और ये कंडीशंस तब भी एक, इसके अलावा लिटिल वेरिएशन या स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, यदि विंड की स्पीड बार बार चेंज होगी, स्पेशली वर्टिकल विंड स्पीड। वर्टिकल मतलब एक तो हो गया ऐसे हॉरिजॉन्टल, यहाँ से यहाँ चल रही है तो इसको तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। एक हो गया ऐसे, जब हवा यहाँ से विंड ऐसे जाएगी तो ये जो विंड यहाँ पर लो प्रेशर एरिया से अपर एरिया में जहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है वहाँ पर जाएगी, तो इसमें इस विंड स्पीड में जो वेरिएशन है वो कम होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस आपके लिए नेसेसरी है। यानी ये तो क्लियर है कि 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ तक ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, इसमें केवल कहाँ पर, केवल सी सरफेस पे जहाँ पर पानी होगा वहीं पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने देखने को मिलेंगे। अब ये 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ में कई सारे रीजन्स पड़ते हैं, जैसे इंडिया हो गया तो इसको बोल देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इधर आपके आशियान, इधर चले जाओ आप जापान चाइना की साइड, तो इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून बोल देते हैं। इसी तरीके से इधर नॉर्थन अमेरिका में हरिकेन बोल देते हैं। तो इसके अलग अलग नाइपेन है। इसी तरीके से इधर ऑस्ट्रेलिया में साउथ में इसको विली विलीस बोल देते हैं। तो विली विलीस, टाइफून हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, हेरिकेन, ये सब कहाँ पर है, क्योंकि अकेला इंडिया ही थोड़ी पड़ रहा है। जो इंडिया में भी आया, इंडिया भी इसके अंदर कवर हुआ, तो इंडिया में इसको नाम दे दिया ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस साइड इनको नाम दे दिया टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में नाम दे दिया विली विलीज, इधर नाम दे दिया जो नॉर्थ अमेरिका का, जो अमेरिका का, जो यूएसए का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर जो देखने को मिलता है मेक्सिको वाले तट पे, तो उसको नाम दे दिया हरिकेन, नाम दे दिया। तो इस तरीके से हरिकेन, ये सब नाम जो होता है, पूरा रीजन आपने देख लिया कहाँ पर होता है। केवल इक्वेटर पे नहीं होता और लैंड एरिया पे नहीं होगा, केवल सी सरफेस पे देखने को मिलेगा। अब इस ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी क्या होता है, इसके साथ जो विंड यहाँ पर आ रही है, ये विंड यहाँ पर आई, इस लो प्रेशर की तरफ आई, तो इस लो प्रेशर की तरफ जो विंड आएगी, जब इसका वर्टिकल डाइवर्जेंस होगा यहाँ पर, तो ये इसकी वजह से रेनफॉल होता है, उसी को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, और इसी को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। और जब यही विंड यदि ये लो प्रेशर एरिया है, तो इस लो प्रेशर एरिया की तरफ जो विंड आ रही है कुछ इस तरीके से आएगी। यदि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। फॉर एग्जांपल ये हम मान रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पर जो विंड आएगी वो इस तरीके से ऊपर की साइड डाइवर्ट होगी, उसकी वजह से रेनफॉल होगा। और ऐसे यदि यहाँ पर कोई लैंड एरिया है, फॉर एग्जांपल अब हमारे यहाँ पर बात करें तो बे ऑफ बंगाल भी और अरेबियन सी में भी, अरेबियन दोनों के दोनों ट्रॉपिकल एरियाज़ में पड़ते हैं। तो अरेबियन सी और ट्रॉपिकल बे ऑफ बंगाल दोनों जगह सी सरफेस है, यहाँ पर भी सी सरफेस है, अरेबियन सी में भी। दोनों जगह का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होता है, दोनों जगह कोरियोलिस फ्रॉस्ट प्रेजेंट है। तो हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल दोनों जगह में ही बनते हैं। जब अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन बनती है, लो प्रेशर एरिया बनता है, तो ये जो आपका महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो इलाका है, केरला वाला, गुजरात वाला इलाका, ये ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि साइक्लोन यहाँ पर बन रहा है, जो हवाएँ तेज चलेगी तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएँ, बारिश वगैरह, साइक्लोनिक रेनफॉर्म से ये एरिया इफेक्ट होगा। जबकि बे ऑफ बंगाल के टर्म में आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा, कोलकाता, ये आप पूरा जो रीजन है, वेस्ट बंगाल, ये सब इफेक्ट होते हैं। तो ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन था। जबकि एक और, इसके अलावा एक और साइक्लोन थे, वो है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो है वो हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। कहाँ पर बन रहा है ये, कहाँ पर बन रहा है, मिड लेटीट्यूड एरिया में। मिड लेटीट्यूड एरिया में कहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मिड लेटीट्यूड एरिया है यहाँ पर। अब इस मिड लेटीट्यूड एरिया में आपका क्या बनेगा, ये वाला जो इलाका है यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पोल रीजन है, यहाँ से कौन सी विंड आएगी, यहाँ से कोल्ड विंड आएगी। जबकि इधर भी पोलर रीजन से ठंडी हवाएं आती है, जबकि सब ट्रॉपिकल रीजन से यहाँ से
वार्म एयर्स देखने को मिलती है। तो ये जो मिड लेटीट्यूड एरिया है, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी जब फर्स्ट पार्ट इसका देखा था, तो इस मिड लेटीट्यूड एरिया में लो प्रेशर होता है। एक विंड्स जो आती है पोलर एरिया से, वो न केवल कोल्ड होती है, कोल्ड मतलब ठंडी, न केवल कोल्ड होती है बल्कि इनको पास ह्यूमिडिटी भी नहीं होती। तो यूँ बोले एक तरफ तो आ रही है कोल्ड एंड ड्राई विंड इस मिड लेटीट्यूड एरिया में, एक तरफ से तो आ रही है आपके कोल्ड और ड्राई विंड्स, दूसरी तरफ से यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा है तो न केवल वार्म होगी बल्कि गर्म होने की वजह से आपके वार्म होने की वजह से ये इसमें ह्यूमिडिटी भी होगी। तो कोल्ड ड्राई विंड्स और ये जब आपके ठंडी गर्म हवाएं जिनके पास एक इनफ मॉइस्चर होता है, जब वो मिलती है तो इसी की वजह से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के जो पीछे रीज़न है वो है आपका पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी में क्या होता है, देखो पोलर फ्रंट थ्योरी में इसमें फ्रंट बनते हैं कैसे, जब इधर से तो आपके यदि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है फॉर एग्जांपल, तो इधर से तो आ रही है आपके कोल्ड एंड ड्राई विंड और इधर से आ रही है आपके वेट एंड वार्म विंड। तो ये गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं एक साथ मिलकर आती है, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या बनता है, फ्रंट बनता है। अब फ्रंट में भी सबसे पहले तो ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी फ्रंट। जब एक दूसरे के पैरेलल होती है तो जब वार्म करंट और कोल्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसके में तो कोई रेनफॉल वगैरह ये सब नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब वार्म करंट एक्टिव होकर कोल्ड विंड वाले इलाके वार्म एयर जब एक्टिव होकर वार्म एयर जब एक्टिव होगी तो उस समय जो फ्रंट बनता है उसको बोलते हैं आपके वार्म फ्रंट। अब वार्म गर्म हवा क्या है ना कि काफ़ी ईजिली होती है। जो अब ये वार्म करंट एक्टिव होकर किसके एरिया में, कोल्ड फ्रंट के एरिया में एंटर करेगी जहाँ पर ठंडी हवाएं हैं, तो वहाँ पर ये ठीक है, ये इस अब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलेगी तो कोई ना कोई सी एयर का अपर डाइवर्जेंस होगा, तो यहाँ पर गर्म हवा ही एक दूसरे से पास जाती है यदि ये आपकी कोल्ड वेव है और यदि ये ऊपर ऐसे जाकर ऐसे जा रही है। ये वार्म करंट है और ये आपकी कोल्ड करंट। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। ये आपकी वार्म हो गई और ये आपकी कोल्ड हो गई। तो यहाँ पर जो गर्म हवा है वो ऊपर की साइड जाएगी और यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो लेस स्टीप स्लोप बनेगा और गर्म धीरे धीरे हवा जाएगी तो लार्ज एरिया कवर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जो जितना बड़ा स्लोप होगा तो लार्ज एरिया कवर होगा। लार्ज एरिया में यहाँ पर साइक्लोनिक रेनफॉर्म ये ऊपर जाएगी, ये गर्म हवा जितना अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा, तो उसके बाद यहाँ पर रेनफॉल होगा। अब रेनफॉल भी कहाँ होगा, लार्ज एरिया में, और धीरे धीरे जा रही है तो कुछ ज़्यादा तेज़ हवाएं भी, मतलब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा एरिया में छोटी छोटी बूंदें पड़ती रहती है तो वार्म फ्रंट में। जबकि कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर एक्टिव होती है और कोल्ड एयर एक्टिव होकर आपके वार्म एयर वाले इलाके में एंटर करती है। लेकिन ये कोल्ड एयर जब एक्टिव होती है तो ये थोड़ा स्टीप स्लोप बनाती है। अब ये आपकी वार्म एयर थी, इसमें जो कोल्ड एयर एक्टिव होगी तो वो आपके कुछ इस तरीके का स्टीप स्लोप बनाएगी। अब ये स्टीप स्लोप बनाएगी तो आपके छोटे इलाका कवर होगा भाई, जितना ऐसे इलाका है तो ऐसे में ये थोड़ा लेस स्टीप स्लोप है, और यदि ऐसे ही होगा तो इसमें ये एयर जो होती वो कम एरिया कवर करेगी। और चूंकि गर्म हवाएं को, और ये गर्म हवाएं को भाई कोल्ड एयर तो ठंडी होती है तो वो गर्म हवा को पुश करेगी अपर की साइड, और इसकी वजह से काफ़ी लाइटनिंग के साथ, काफ़ी थंडर के साथ थंडर स्टॉर्म देखने को मिलते हैं छोटे समय के लिए, लेस टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, कम एरिया में रेनफॉल देखने को मिलता है विथ थंडर। तो इसको बोलते हैं फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और साइक्लिकल फ्रंट। उसके बाद ये फ्रंट खत्म हो जाता है। तो ये आपका साइक्लोनिक
टेम्परेट साइक्लोन में बनने वाला फ्रंट था, और इन्हीं फ्रंट के वजह से साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट होती है, लो प्रेशर एरियाज बनते हैं, और रेनफॉल भी होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो अब हम बात करें इसके बाद यदि रेनफॉल की, तो रेनफॉल भी 3 तरीके से देखे जा सकते हैं। पहला बात करें तो बारिश का एक रीजन है वो है कन्वेंशनल रेनफॉल, एक होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। एंड लास्ट वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल या फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल अभी हमने ऑलरेडी इसको तो डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से कोल्ड फ्रंट पे तेज कम टाइम के लिए कम एरिया में थंडर के साथ लाइटनिंग के साथ पानी आता है, जबकि वार्म फ्रंट जहाँ पर बनता है वहाँ पर ज़्यादा एरिया कवर होता है और ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा एरिया में ज़्यादा समय के लिए हल्का हल्का पानी आता रहता है। बात करें कन्वेंशनल रेनफॉल की, तो कन्वेंशनल रेनफॉल जिसे संवहनीय वर्षा भी बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल। तो कन्वेंशनल रेनफॉल कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर सरफेस जो होगी काफ़ी ज़्यादा हीट होगी। यदि ये कोई सरफेस है, ये जो सरफेस आपका इलाका है, ये आपका पूरा का पूरा इलाका है, ये पानी है यहाँ पर। अब ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो हीटेड एरिया है, यहीं बोले हीटेड सरफेस है। जब ये हीटेड सरफेस यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होगा, तो नो डाउट हीटेड सरफेस है तो या तो ये इक्वेटर रीजन होगा, या फिर अब सरफेस हीट यूँ नहीं है कि 5 साल के लिए होनी चाहिए, थोड़े टाइम के लिए भी हीटेड हो सकती है। तो मेनली इक्वेटर रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा या ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो हीटेड सरफेस है, इस हीटेड सरफेस के कांटेक्ट में जितने भी एयर आएगी, यहाँ पर कोई एयर आई, यहाँ पर कोई एयर आई, यहाँ पर कोई एयर आई, इसके कांटेक्ट में आई। तो हीटेड सरफेस के कांटेक्ट में यदि कोई एयर आएगी तो जो भी एयर आएगी वो क्या होगी, गर्म होगी। यदि गर्म होगी तो वो हल्की होगी, लूज होगी, और वो लूज होके एज ए कन्वेंशनल करंट ये अपर यहाँ पर ऊपर उठेगी। जो भी इसके कांटेक्ट में आएगी, जो भी एयर इसके कांटेक्ट में आई वो गर्म हुई और वो गर्म होके आ गई, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शन करंट यहाँ पर देखने को मिला। अब ये ऊपर जब जाएगी तो ऊपर जाके धीरे धीरे, भाई यहाँ तो जितना हीटेड सरफेस थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो एडियाबैटिक रेट कम होता रहता है, आपने पढ़ा ही होगा लैप्स रेट। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, और एक टेम्परेचर वो आएगा जब मॉइस्चर जो होगा आपका, जिस हवा में ये जो एयर ऊपर जा रहा है एज ए कन्वेक्शन करंट्स जो हो रही है, यहाँ पर संवहनीय धारा ऊपर जा रही है, तो इसमें जो एयर होगा उसमें जो मॉइस्चर होगा वो एज ए वेपर, एज ए भाप नहीं रह पाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, संघनन इसका हो जाएगा। जब कंडेंसेशन होता है तो तब क्या होता है, आपका जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉप्स में, और ये आपके क्लाउड्स बना लेगा, ये आपका क्लाउड्स बना लेगा। और ये क्लाउड्स बनेगा, तो जब क्लाउड्स बन गए तो पानी बन गया, बादल बन गया, तो फिर यहाँ पर आपका रेनफॉल तो होगा ही सही। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर हीटेड सरफेस हो। अब ये हीटेड सरफेस की बात करें तो कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, इक्वेटर के रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। इक्वेटर के रीजन में यही रीजन है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों देखने को मिलते हैं। कभी सोचा आपने, इक्वेटर रीजन में वहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल बार बार कन्वेक्शनल रेनफॉल देखी जाती है, तो इक्वेटर के रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगी, फिर ट्रॉपिकल रीजन में, फिर आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में। इसके अलावा अब बात आओ, दिन के समय आप कभी सरफेस पे चलोगे तो आप कभी शाम को 6 बजे चल रहे हो, दिन में 3 बजे चल रहे हो और सुबह 6 बजे चल रहे हो, तो दिन में 3 बजे जो आपकी सरफेस होगी वो ज़्यादा हीटेड होती है, तो दिन के समय ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू नाइट। तो दिन के समय कन्वेक्शनल रेनफॉल की पॉसिबिलिटी दिन में ज़्यादा होती है, क्योंकि कंडीशन क्या है, हीटेड सरफेस, और हीटेड सरफेस डे टाइम में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नाइट। इक्वेटर रीजन में ज़्यादा टाइम तक हीटेड सरफेस होती है, ट्रॉपिकल एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में हो सकता है देखने को मिले, लेकिन स्पेशली कब, डे टाइम में। तो दिन में ज़्यादा होगा, रात में कम होगी, इक्वेटर रीजन में सबसे ज़्यादा, फिर ट्रॉपिकल एरिया में। भाई कंडीशन क्या है, सरफेस हीटेड होनी चाहिए। यदि सरफेस हीटेड होगी तो जो भी एयर इसके कॉन्टेक्ट में आएगी वो गर्म होगी, हल्की होगी,
उठेगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो उसको नाम दिया कन्वेक्शन करंट। और ये जब ऊपर उठेगी तो जब हवाएं सरफेस से सब सरफेस या ऊपर एरिया में जाती है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम मिलता है। और जब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब जो हवाएं एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो एज ए वेपर रहना पसंद नहीं करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में। और जब आपका वाटर वेपर कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर कन्वर्ट होता है वाटर की ड्रॉपलेट्स में, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड बनने के बाद तेज थरार आपके पानी आएगा। तो कन्वेक्शनल करंट के लिए हीटेड सरफेस है, तो नो डाउट ये भी जिस तरीके से कोल्ड फ्रंट में हो रहा था तो ये भी कम टाइम के लिए, लेस टाइम के लिए, कम एरिया में या लिमिटेड एरिया में इसके कवर होती है। और चूंकि इस कन्वेक्शनल रेनफॉल की खास बात है कि ये न केवल पानी आता है बल्कि थंडर और लाइटनिंग भी इसके साथ आती है। काफ़ी बिजली कड़कड़ाना ये सब इसके साथ नॉर्मल बात है। तो लाइटनिंग, थंडर, काफ़ी तेज़ हवाएं, ऐसे थंडरिंग देखने को मिलती है, लाइटनिंग देखने को मिलती है कम टाइम के लिए। और काफ़ी हैवी, काफ़ी स्पीड के साथ रेनफॉल, काफ़ी तेज़ तरीके से पानी आएगा थंडर और लाइटनिंग के साथ कम एरिया के लिए, कम टाइम के लिए। कभी आपने देखा होगा 10 मिनट के लिए पानी बरसा लेकिन खूब तेज बरसा, अरे वो कन्वेक्शनल रेनफॉल ही होता है। स्पेशली जो ट्रॉपिकल और इक्वेटर रीजन में रह रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि दिन की 3-4 बज रही है, एकदम से पानी आ गया, अरे भाई वो डे टाइम है, सरफेस हीटेड है, हीटेड सरफेस था तो आपको पता नहीं चला। आपसे के थोड़ी गर्म जो इसके सरफेस की कॉन्टैक्ट में जो एयर आ रही है वो गर्म होगी, ऊपर उठेगी, एज ए कन्वेक्शनल करंट क्लाउड बनाएगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बनाएगी, पानी आएगा। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल था। इसके अलावा एक और चीज है, वो है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, दरअसल हवाएं जब चलती है तो हवाएं कुछ चलती है तो इसके इस तरीके से यदि प्लेन एरिया में चल रही है तो यदि इसके बीच में यदि कोई माउंटेन एरिया पड़ गया तो इस माउंटेन एरिया यदि ये पड़ गया तो फिर क्या होगा। यदि ये माउंटेन एरिया, ये आपका रीजन है, अब इस रीजन में कोई विंड ऐसे इस तरीके से चल रही है, आपकी हवाएं कुछ इस तरीके से चल रही है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल विंड्स हैं, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल विंड्स। जब हवाएं ऐसे चल रही है तो ये एज ए माउंटेन जो होता है, ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल में एज ये जो एरिया है वो एज ए बैरियर काम करेगा। तो ये रेनफॉल क्या करेगी, इस स्लोप के, इस माउंटेन की स्लोप के सहारे ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो इस तरीके से ऊपर आएगी। जब ये ऊपर आएगी तो नो डाउट इसका टेम्परेचर क्या होगा, जब यहाँ पर टेम्परेचर, यदि कंडीशन ए टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर, इसको बोले बी, तो बी टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन ए टेम्परेचर, क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो यदि ये ए था और ये बी था तो ये क्या होगा, लेस, और ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। और यदि टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होगा। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब, अगेन हमने अभी बात करी थी कंडेंसेशन में भी, कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब आपकी वाटर, जो आपकी जो विंड है, जो विंड के अंदर जो मॉइस्चर है वो एज ए वेपर रहना पसंद नहीं करेगा। और यहाँ पर कहीं पर आपका ये जो विंड है इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, ये जो मॉइस्चर होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में। वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा मतलब आपका इस तरीके से पानी की बूंदों में, और ये पानी की बूंदें मिलके ही क्या बना लेगी, आपकी क्लाउड्स बना लेगी। तो यहाँ पर क्लाउड्स होगा, यहाँ पर क्लाउड्स होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपके क्लाउड्स, ये हो गया आपका रेनफॉल। क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर जाने पे जब इसने ये इस माउंटेन या एज ए माउंटेन इस बैरियर की स्लोप के ऊपर सारे ऊपर चढ़ी तो न विंड की स्पीड, टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कम हुआ तो फिर कंडेंसेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बनी, कंडेंसेशन हुआ, वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में बना, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्म हुआ तो आपके रेनफॉल हुई। अब जैसे ही ये विंड आपकी ये जो स्लोप है वो इसको पार करके इधर आएगी, तो जब नीचे उतरेगी तो अगेन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अगेन कंडेंसेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि लद्दाख में सूखा पड़ता है, लेकिन लद्दाख इधर जम्मू कश्मीर में काफ़ी पानी होता है, क्योंकि हवाएं जो हमारी जो विंड्स हैं वो पार नहीं कर पाती इस बैरियर को। जिस स्लोप पर सब पानी आ रहा है, जिस स्लोप पर एयर जो होती है विंड ऊपर की तरफ चढ़ रही है, इस स्लोप को बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप।
और जिस स्लोप पर हवा नीचे आ रही है, विंड नीचे की तरफ उतर रही है, इसको बोलते हैं लीवर्ड स्लोप। तो लीवर्ड स्लोप पर सूखे जैसी कंडीशन होगी। हो सकता है यहाँ पर भी, यहाँ पर जाके क्लाउड फॉर्मेशन हो तो थोड़ा बहुत पानी इस इलाके में हो जाए, लेकिन चांसेस कम है। जैसे लद्दाख में होता है, जैसे कई सारे रीजन्स पे आपने देखा होगा कि पर्वतों के एक साइड तो काफ़ी पानी है, एक साइड पानी नहीं है। दरअसल जो विंडवर्ड स्लोप होती है उस वहाँ पर खूब पानी होता है, जो लीवर्ड स्लोप होगी दूसरी साइड वहाँ पर पानी नहीं होता। तो एज ए बैरियर जो होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें एक और कैटेगरी थी, वो थी आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रेनफॉल 3 तरीके का होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसके बारे में हमने ये पूरा समझा, जो कि आपके हीटेड सरफेस पे देखने को मिलेगा, जहाँ पर माउंटेन बैरियर होगा वहाँ पर आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी और आपके टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट की वजह से, जिसको फ्रंटर रेनफॉल भी बोलते हैं। तो ये रेनफॉल के टाइप थे। तो ये हमारा पूरा क्लाइमेटोलॉजी था। थैंक यू वेरी मच।